एक मुलाकात प्रोग्राम में आप सबका स्वागत, आपका खैर मकदम करती है आपकी ये मेज़बान सरिता सबरवाल। आपका स्वागत करने के साथ साथ मैं उस शख्सियत का स्वागत करना चाहूँगी जिन्हें मिलने की हसरत मेरे दिल में तो थी ही, और मुझे उम्मीद है कि आप भी इन्हें मिलकर बेहद खुश होंगे। ये एक छोटी सी मुलाकात आपको बरसों तक याद रहेगी। आइए, एक ट्रेजिडी किंग पार्ट 2 कहा जाता है इन्हें। ट्रेजिडी किंग, इनके साथ साथ इनके ऊपर एक और टाइटल भी लगा, जुबली हीरो, साथ ही साथ रोमांटिक हीरो। आइए एक मुलाकात करा दें आपकी भी इस रोमांटिक हीरो के साथ। अब ये उतने रोमांटिक हीरो हैं या नहीं, इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा सकते हैं, लेकिन आइए मिलाते हैं आपको श्रीमान राजेंद्र कुमार जी से। राजेंद्र जी, कुमार साहब, आपका मैं स्वागत करती हूँ। खैर मकदम है हमारे इस छोटे से प्रोग्राम जिसका नाम है एक मुलाकात। सरिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी तरफ से सारे एशियानेट प्रोग्राम को देखने वालों को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। कुमार साहब, मैं आपसे पहले इजाज़त लेना चाहूँगी कि आपको मैं कुमार साहब कह के बुला सकती हूँ या? हाँ, ज़रूर बुलाइए, ज़रूर, बहुत अच्छा है ये। बहुत अच्छा है। ओके, हर इंसान की ज़िंदगी की कुछ ना कुछ इब्तिदा होती है, जो जिस भी फील्ड में होता है उसकी कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है। इसमें मैं आपसे बहुत लंबी चौड़ी बातों में नहीं पूछना चाहूँगी कि कैसे इब्तिदा हुई या घर वालों ने मना किया था तब भी रिबेल करके आप फिल्मों में आए। मैं सिर्फ इतना जानना चाहूँगी कि ब्रेक किस फिल्म से मिला और क्या ये आपकी मनोकामना थी, आपकी हसरत थी कि आप एक्टर बने? सरिता जी, बात बड़ी सीधी है। बगैर मनोकामना के, एम्बिशन के, ख्वाहिश के, डिज़ायर के, कोशिश के ज़िंदगी में कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकता। बिल्कुल। ज़ाहिर है मेरी भी ये मनोकामना थी, डिज़ायर थी, एम्बिशन थी, और मैं इस पेशे में आया। बाकी जैसे सब पेशों में शुरुआत में, बिगिनिंग में स्ट्रगल करना पड़ता है, कुछ ऊपर नीचे बहुत कुछ ज़िंदगी के दांव पे देखने पड़ते हैं, सीखने पड़ते हैं। वो हमारे साथ भी हुआ और सबके साथ होता है वो। हाँ, बाकी पुरानी बातें छोड़िए उनको, आप बहुत से चाहने वाले इन सब बातों को जानते भी। फिर ये पुरानी बातें ही बड़ी दिलचस्प लगती हैं। आजकल के हीरो मैं कुछ बहुत दूसरी तरह का आदमी। मैं गुजरे हुए वक्त को एक कब्रिस्तान की तरह देखता हूँ। जो गुजर गया वो गुजर गया, उसकी क्या बात करनी। जिंदगी आज है और आगे देखने के लिए। बहुत खूब। लेकिन आज तो मैं आपको पीछे ही ले जाने जा रही हूँ, बहुत पीछे, जिसमें आपने बहुत सफल फिल्में दी हमें देखने को। हमने उन फिल्मों को सराहा, उन गीतों को आज भी दोहराते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं, जिन्हें कभी देखिए फिल्में जो है ना वो किसी एक आदमी से नहीं बनती जी। मेरे ख्याल में कोई एक्टर दुनिया में नहीं पैदा हुआ जो ये कहे कि फिल्म उसने बनाई। फिल्म तो फिल्म बनाने वाले बनाते हैं। और ये एक फैमिली की तरह से एक मिलन है, एक गठबंधन है जो सब मिलके करते हैं। उसमें कहानीकार का भी उतना हिस्सा है, डायरेक्टर का भी है, कैमरामैन का भी है, एक्टर का भी है, म्यूजिक डायरेक्टर का भी है। ये सब चीज़ें जब अच्छी तरह से मिल जाती हैं, एक अच्छा मिश्रण होता है, तो बहुत अच्छी तस्वीर बनती है। और जहाँ कहीं कुछ कमी रह जाती है, वो सिंक्रोनाइजेशन, वो मिलन ठीक नहीं होता, तो फिर बात बनती नहीं है। जैसे ज़िंदगी में भी इवन आप मियाँ बीवी को लीजिए, और जब सिंक्रोनाइज करते हैं तो घरेलू ज़िंदगी जो है वो बहुत खूबसूरत हो जाती है। और जहाँ फिर नुक्ताचीनी और तू मैं पे बात आती है तो आपने देखा ही है कि रोज़ क्या होता है, घर टूटते रहते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कुमार साहब, आज मैं आपके वो 10 फिल्मों के बारे में बातचीत करने जा रही हूँ, आपसे कुछ सवाल पूछने जा रही हूँ जी, जो यकीनन, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी भी ये बेस्ट 10 फिल्म ज़रूर रही होंगी, जिसमें सबसे पहले आती है मदर इंडिया, 57 में बनी। मैंने ये फिल्म तब देखी जब सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, पता नहीं कितनी बारी रिलीज हो चुकी थी। बहुत छोटी होंगी तभी। तब देखी थी।
कॉलेज से फूटकर, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। खैर, बात हो रही है मदर इंडिया फिल्म की। मदर इंडिया फिल्म में आपका रोल इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था जितना सुनील दत्त साहब का था या नरगिस जी का था या राजकुमार जी का भी रोल ये था कि खैर वो घर से चले जाते हैं, इतना पावरफुल नहीं था। तो क्या आपने ये फिल्म महबूब साहब की खातिर ली? ये फिल्म महबूब साहब के साथ करने का और ये फिल्म मिलने का जो एक मौका था, एक चांस था, वो मेरे ख्याल में हम सब की ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़ा मोजज़ा था। क्योंकि महबूब खान जैसे डायरेक्टर के साथ काम करना, छोटा आर्टिस्ट हो या बहुत ही बड़ा आर्टिस्ट, वो बहुत काबिले फ़ख्र बात थी। क्योंकि वो इसी तरह के फिल्म मेकर थे जिन्होंने बहुत अच्छी बहुत कमाल की फिल्में बनाई। और ये हमारा नसीब था कि कैरियर के शुरुआत में हमें उनके साथ काम करने का मौका मिला। बाकी रही रोल की बात, तो उस फिल्म में हर रोल एक अपनी डेफिनेशन लिए हुए थे। सबसे अच्छा रोल तो माँ का था, पिक्चर का नाम ही मदर इंडिया था। तो मदर इंडिया के सामने वो महबूब खान किसी को भी कुर्बान नहीं कर सकते थे, मदर इंडिया को कुर्बान नहीं कर सकते थे किसी के लिए भी। और कहानी में दो भाई, मैं और सुनील दत्त, मैंने बड़ा भाई बना था, वो छोटे भाई बने थे। तो मेरे रोल की एक डेफिनेशन थी कि ये एक बहुत ही ट्रूथफुल, सीधा, अच्छा इंसान है। सुनील दत्त का रोल ये था कि वो माँ को बहुत प्यार करने वाला है और उस प्यार की खातिर वो गलत काम भी कर लेता। तो उनका रोल जो था वो अपनी एक डेफिनेशन लिए हुआ था, मेरा रोल अपनी डेफिनेशन लिए हुआ था, राजकुमार जी का रोल अपनी एक डेफिनेशन लिए हुआ था। लेकिन हमारे सारे रोल एक ही कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमते थे जिसका नाम था मदर इंडिया। और वो मदर इंडिया इतना बड़ा कैरेक्टर था और नरगिस जी ने जो किया था, और मेरे ख्याल में शायद ही हिंदुस्तान में कभी कोई भी एक्ट्रेस वैसी परफॉर्मेंस, वैसा रोल फिर कभी कर सके। आज तक तो किया नहीं और उम्मीद नहीं फिर भी कोई करेगा। सन 57 में रिलीज हुई थी फिल्म। आज भी वो फिल्म जब रिलीज होती है तो नई फिल्मों से बढ़ चढ़ के पॉपुलर होती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है उसकी टेक्निक, उसकी परफॉर्मेंसेस, उसकी कहानी, जो हिंदुस्तान की मिट्टी की कहानी, वो हिंदुस्तान के बाहर की कहानी नहीं है। उसमें कोई स्विट्जरलैंड नहीं है, उसमें कोई इंग्लैंड नहीं है, उसमें गांव के खेत हैं, गांव की मिट्टी है और उन गांव के रहने वालों के दुख सुख जो हिंदुस्तानी है। वो इसीलिए वो फिल्म बहुत ही कामयाब हुई और हमेशा कामयाब रहेगी। मैं तो यूं कहूं कि हिंदुस्तान की तारीख में, हिस्ट्री में वो ही एक फिल्म है जो सबसे बड़ी आर्टिस्टिक और सबसे बड़ी कमर्शियल। लोग कहते हैं ना कि ये आर्ट फिल्म है, ये कमर्शियल फिल्म है। वो एक ऐसी फिल्म है जो आर्ट फिल्म भी है, कमर्शियल फिल्म भी। तो ऐसी फिल्म तो कभी बनी नहीं। आई थिंक अगर हम बात करना शुरू करें तो मदर इंडिया पर ही इंटरव्यू ख़त्म हो सकती है, क्योंकि उसी पिक्चर में इतने सवाल होते हैं। पर मैं अब अगली फिल्म की तरफ बढ़ती हूँ, जो एक और कामयाब आपकी फिल्म थी, वो थी गूंज उठी शहनाई, जिसमें आपने एक शहनाई वादक का रोल अदा किया था जी, जो कि बहुत मुश्किल। शहनाई इटसेल्फ इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट इंस्ट्रूमेंट। तो आपने क्या उसे बाकायदा सीखा था? और फिल्म रिलीज़ होने के बाद जिन्होंने ये फिल्म देखी, उनके क्या कमेंट्स थे? देखिए, लोगों ने जो फिल्म देखी और बहुत पसंद की और इसीलिए बहुत बड़ी हिट हुई, इसमें तो कोई शक है नहीं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी खुशी की बात ये थी कि जब बिस्मिल्लाह खान साहब ने वो पिक्चर का ट्रायल देखा और वो प्रकाश स्टूडियो में थिएटर से बाहर निकले, तो मैंने बहुत घबराते हुए उनसे पूछा, खान साहब, मैं पिक्चर में आपको कैसा लगा? तो हंस के कहने लगे, भाई आप तो हमें नजर ही नहीं आए, हम तो अपने आप को देखते रहे। तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट तो हो ही नहीं हो सकता था कि इतने बड़े शहनाई नवाज जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कलाकार है, उसको मेरा काम देखते हुए मैं दिखाई नहीं, सिर्फ
मुझ में उनको अपना आप दिखा। बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट। बहुत बहुत बड़ी बात है और मैं शुक्रगुजार हूँ उनका भी और शुक्रगुजार हूँ मालिक का भी कि जिसने ऐसा दिन दिखाया। तो कुमार साहब आपने क्या वो मैं बता रहा था आपको कि वो जो शहनाई तो मैंने बजानी सीखी नहीं ना आज तक मुझे आती, लेकिन जब बिस्मिल्लाह खान साहब वो शहनाई की रिकॉर्डिंग करते थे तो मैं उनके करीब बैठता था और बहुत गौर से उनको देखता था कि इनके भाव एक्सप्रेशन क्या हैं, किस तरह से वो आँख या कंधा या वह उंगलियां। और फिर मैंने एक स्टूडियो से एक डमी शहनाई बनवाई लकड़ी की, उसको घर ले जाता था और टेप किया होता सब मैंने, तो वो टेप चला के शीशे के सामने बैठ के तो वो शहनाई बजा बजा के प्रैक्टिस करता था, उनकी तरह के भाव लाने की कोशिश करता था। उनकी तरह के भाव तो 100% मैं क्या लाऊंगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ था जिसकी उन्होंने भी तारीफ की। उनसे ही मैंने सीखा कि शहनाई जो है ये बजाई कैसे जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे ये जो बंसरी है, इसको ये जो पहले पपोटे हैं इनसे बजाया जाता है और शहनाई जो है ये दूसरे पपोटे से बजाई जाती है। तो ये मैंने उनसे सीखा और उसी तरह से शहनाई को प्ले करने की कोशिश की। खैर बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था वो और बहुत मज़ा आया उन लोगों के साथ काम करके। और वो विजय भट्ट जी जो है बहुत महान डायरेक्टर थे, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में ज़िंदगी में उन्होंने बनाई। हम बचपन में स्कूल में पढ़ते थे तो राम राज और भरत मिलाप जैसी फिल्में उनकी देखी। फिर जब फिल्म इंडस्ट्री में आए तो बैजू बावरा और ऐसी महान फिल्में उनकी थीं। इसके बाद अब कानून की बारी आती है। कानून भी यकीनन आपके दिल के बहुत नज़दीक रही होगी क्योंकि दैट वाज अगेन अ वेरी सक्सेसफुल फिल्म। कानून में चोपड़ा साहब का बहुत हाथ है। जो स्क्रिप्ट उन्होंने बनाया वो इतना खूबसूरत और इतना टाइट था और हिंदुस्तान की वो पहली फिल्म थी जिसमें गाना ही नहीं है, जिसमें रोमांस ही नहीं है। एक कोर्ट रूम ड्रामा है, मर्डर मिस्ट्री है और 2.5 घंटे तक इन सारे लवाजमात के बगैर पब्लिक को बिठा के रखना ग्लू होके बहुत बहुत बड़ी बात। और उसकी मैं बात आपको बताऊं कि वो जस्टिस छागला थे उन दिनों में, तो उन्होंने फिल्म देखी और वो फिल्म देखने के बाद जब उस पिक्चर की सिल्वर जुबली हुई तो उनकी ट्रॉफीज बांटने के लिए भी छागला साहब को बुलाया गया। तो छागला साहब ने अपनी स्पीच में ये कहा सारी इंडस्ट्री के सामने कि मैंने अपने 40 साल के तजुर्बे में अशोक कुमार जैसा जज नहीं देखा और राजेंद्र कुमार जैसा वकील नहीं देखा। अगर आपको वकील बनना पड़ जाए असली जिंदगी में तो क्या आप उस रोल को तो शायद अगर बनता तो अच्छा ही बनता, अब नहीं बना तो नहीं बना। पर इतने सारे किरदार आपने निभा डाले फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए, तो आप सब कुछ ही बन गए। कभी शहनाई वादक बने, कभी वकील बने, तो कभी डॉक्टर बने। आपको कैसा लगा ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रोल्स करने में? बहुत अच्छा लगता है कि एक जीवन में बहुत से जीवन जो हैं, बहुत सी जिंदगियां जो हैं वो जीने का मौका मिलता है, एक तजुर्बा होता। और वो सब करने के लिए ऐसे करैक्टरों को बहुत नज़दीक से देखना पड़ता। एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर कैसे बिहेव करता है, कैसे इनकी मूवमेंट होती है, कैसे वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं, उनके एक्सप्रेशन क्या होते हैं। इसी तरह से एक म्यूजिशियन है तो वो कैसे होता है, एक वकील है तो वो कैसे होता है। तो जैसे कानून हम बना रहे थे तो हमारे साथ कोर्ट रूम का सेट था, उसमें 2 वकील प्रोफेशनल वो हर रोज़ रहते थे हमको गाइड करने के लिए कि हम कोई मूवमेंट तो ऐसी ना करें जो कि आम कानून के हिसाब से अदालत में कचहरियों में नहीं की जाती। तो दैट वाज अ ग्रेट हेल्प। यही वजह थी कि इतने अच्छे वकील का रोल किया कि जब एक रोज़ आप बाहर निकले सिनेमा से, मिनर्वा सिनेमा था वो, जहाँ से थिएटर से मिनर्वा सिनेमा जहाँ से आप बाहर निकले तो एक शख्स आपके पाँव पड़ गए और उन्होंने कहा कि भाई वकील साहब मेरा बेटा निर्दोष है। हाँ, ये बात सच सुनी है आपने, ऐसा हुआ था। जी जी। मैं और यश चोपड़ा थिएटर से बाहर निकले तो एक आदमी बेचारा गरीब वो भागता हुआ आया, वो मेरे पाँव पड़ गया और कहने लगा वकील साहब मेरा बेटा जो है निर्दोष है, उसको बचा लीजिए। तो मैंने कहा भाई मैंने तो एक
फिल्म में ड्रामा किया है, मैं वकील नहीं हूँ। जी। वो लेकिन उसे यकीन नहीं आ रहा था, वो कहता नहीं नहीं आप उसे बचा सकते हैं, बचा दीजिए। तो मतलब ये है कि एक अच्छे रोल का, एक अच्छी फिल्म का इंसानी ज़िंदगी पे कितना असर होता है। कि ये मैं वकील था नहीं, ना हूँ, लेकिन उस सारी कहानी का, जो उस किरदार का इतना असर था कि देखने वाले को वो सच लगता था। मतलब शो करता है कि उस वक्त हीरो या एक्टर कितनी मेहनत करते थे, क्या वही मेहनत आजकल के हीरो हीरोइंस भी करते हैं? कोई ऐसी सरिता जी मेरे ख्याल में करते ही हैं, ऐसी बात नहीं है कि आजकल के आर्टिस्ट जो है बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। कुछ माहौल बदल गए हैं, कुछ ट्रेंड बदल गए हैं, कुछ सोच बदल गई है लोगों की भी और फिल्म बनाने वालों की भी, फिल्में करने वालों की भी। लेकिन मैं यही कहूँगा कि हर वक्त के हिसाब से जो होता है वो ठीक होता है, क्योंकि जैसे सारी ज़िंदगी आदमी बच्चा नहीं रह सकता, सारी ज़िंदगी आदमी जवान नहीं रह सकता, सारी ज़िंदगी आदमी बूढ़ा नहीं रह सकता। तो वक्त तो बदलता रहता है और वक्त जैसा जैसा बदलता है वो उसको अच्छा ही समझना आपने चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा कि वक्त बदलता है और साथ में ये भी कहा कि आजकल के हीरोइंस भी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर आजकल की फिल्में 30-35 साल तक क्यों नहीं याद रखी? 2 साल पहले हमने जो फिल्म देखी थी उसे भूल क्यों जाते हैं? वो क्यों आज भी मदर आजकल इंडिया मालूम याद नहीं, ये मालूम नहीं कि आजकल द जेट एज एवरीथिंग इज फास्ट, कम फास्ट गो फास्ट। सो ऐसा है। वो जो हमारे ज़माने की कहानियाँ थीं या वो संगीत था, जी। वो प्योर हिंदुस्तानी कहानियाँ थी, हिंदुस्तानी कैरेक्टर थे, हिंदुस्तानी संगीत था, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक और लाइट म्यूज़िक को मिक्स करके बनाते थे। उसमें बहुत मेलोडी होती थी जो दिल को छूती थी। अब आज का जो म्यूज़िक है वो तो बीट सिस्टम है, डग 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 डग। तो वो एक मौका जो होता है मोमेंट, उसके लिए ठीक लगता है और लेकिन इतनी स्पीड है नए म्यूज़िक के आ जाने की कि वो 1 हफ्ते 10 दिन में वो लोग भूल जाते हैं और नया नंबर ढूंढने लगते हैं। तो ये यही वजह है। ऑल ओवर दी वर्ल्ड ये एक ट्रेंड है। अब मैं आपको 63 में ले चलती हूँ, दिल एक मंदिर, एक और बहुत ही ब्यूटीफुल फिल्म जो 28 डेज में बनी और यहाँ तक हमने दिल एक सुना है- मंदिर, मैं आपको क्या बताऊँ, एक वाकई एक बहुत ही अजीब सी, बहुत खूबसूरत फिल्म थी। और उसके भी वो जो डायरेक्टर हैं बेचारे श्रीधर, मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हैं भाइयों की तरह से, जी। और हमने बड़े बड़े ही शौक से वो फिल्म बनाई और 28 दिन में फिल्म बनाई, लगातार 28 दिन में बगैर किसी ब्रेक। तो वो जो 28 दिन थे, 1 महीना था, वो हम खाते भी उस फिल्म को थे, सोते भी उसके साथ थे, जागते भी उसके साथ थे, इसको पीते भी उसी फिल्म को, तो उसी फिल्म के साथ रहे, जिसका नतीजा पर्दे पे नज़र आया। और अगर उस तरह से ही एक ही सुर में फिल्में आज भी बने तो यकीनन बहुत अच्छी फिल्में बन सकती हैं। लेकिन ये है ना कि आज एक सीन की शूटिंग हुई और फिर 6 महीने के बाद दूसरी शूटिंग हुई और फिर 1 साल के बाद कोई शूटिंग हुई, तो उस फिल्म का जोड़ तोड़ जो है वो नहीं। ठीक रहता नहीं। लेकिन जोड़ तोड़ में एक तरह से आजकल के डायरेक्टर्स ऐसे भी करने लगे हैं कि एक सीन अगर बॉम्बे का है तो दूसरे सीन में ऊटी पहुंचे, तीसरे सीन में वो स्विट्जरलैंड भी पहुंच जाते हैं। 1 मिनट बंद करना याद रहा, पसीना साफ कर लें। बहुत शीशा दिखाओ, टू मच हॉट ठीक चल है। अब अच्छा बुरा तो पब्लिक बोलेगी, हमें क्या मालूम।